वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं वोल्टेज डिवीजन। ठीक है, बी एस इज डिवाइडेड अमंग द रेजिस्टर इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू दियर रेजिस्टेंस वैल्यू। रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू होती है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अपन क्या करते हैं, वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। इसमें वोल्टेज डिवीजन में जैसे कि हमारे पास जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये अपने पास एक वोल्टेज सोर्स है, दो अपने रेजिस्टेंस दे रखे, एक R1 और एक R2। ठीक है, अब यहाँ से कुछ करंट सप्लाई जा रही है I, और यहाँ इन दोनों में जा रही है, तो इसमें कुछ जनरेट हो रहा है वोल्टेज V1 और इसमें कुछ जनरेट हो रहा है V2 है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, हमारा करंट कैसे निकालते हैं अपन, I = V/R, टोटल वोल्टेज अपन टोटल रजिस्टर होता है। टोटल वोल्टेज कितना है अपन पास, BS अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2। तो ये हो गया, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I = BS अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमें सिंगल वोल्टेज V1 और V2 की वैल्यू निकालनी होगी तो हम उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, या हमारे पास अगर वोल्टेज डिवीजन के आगे भी कोई क्वेश्चंस आएंगे तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमारे पास सीरीज में है और हमको V1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि जो R1 के अक्रॉस निकालना है ना वोल्टेज, तो R1 अपॉन दोनों को टोटल कर दो, जो भी वोल्टेज दे रखे होंगे 2 3 जितने भी, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइज जो अपने पास टोटल वोल्टेज कितना है BS, टोटल वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड B2 अपने पास किसके अक्रॉस है, R2 के, जिसके अक्रॉस होता है उसको ही ऊपर लिखेंगे, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई BS टोटल वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि जो I की वैल्यू क्या है, BS अपॉन R1 प्लस R2, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, I की, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, I की। तो क्या हम V1 को ऐसे नहीं लिख सकते, R1 प्लस I R1 डॉट आई, या B2 कैसे लिख सकते हैं, R2 डॉट आई, ये नहीं लिख सकते, ये दोनों इनको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाले जो रूल है वोल्टेज डिवीजन के, वो सेम है किसके लिए, अगर हम इंडक्टेंस की बात करेंगे या इंडक्टर की बात करेंगे या इम्पीडेंस की बात करेंगे तो हम सेम यही वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। बट हमारे जो कैपेसिटेंस होता है या कैपेसिटर होता है उसके अंदर ये रूल चेंज होता है सीरीज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे इंडक्टर होता तो उसमें क्या होता है कि जो बी है ना, इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाता, L आ जाता। ठीक है, या और यहाँ पे इसकी L2 आ जाता, जो भी अपने पास इंडक्टर दे रखे वो वैल्यू आती है। बट यहाँ पे क्या है अपने पास कैपेसिटर में ये चीज़ अलग है। कैपेसिटर में अगर सीरीज में दे रखा है, कैपेसिटर में फिर अपन को वोल्टेज निकालने की बात करेंगे तो ये कैसे निकालते हैं इसमें कि जिसके अगर C1 के अक्रॉस निकालना है तो अपन क्या लेते हैं, पैरेलल वाला केस होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 मल्टीप्लीकेशन कितना, टोटल वोल्टेज। तो इसका जो वोल्टेज निकलेगा V1 का वो कितना आएगा अपने पास, C2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, C2 अपॉन C1 प्लस C2 और टोटल वोल्टेज का, है ना। अगर B2 निकालना है C2 का क्रॉस, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके अपोज दूसरा कौन सा है, C1, तो C1 अपॉन C1 प्लस T2 और मल्टीप्लीकेशन BS से। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर C1 के अक्रॉस निकालना है तो C2 ऊपर लेंगे, और C2 के अक्रॉस निकालना है तो C1 को ऊपर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पे ये चीज़ हम ये तो निकाला अपन ने वोल्टेज डिवीजन, अब निकाल रहे हैं हम करंट डिवीजन। ठीक है, अब इस चीज़ में हम करंट डिवीजन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। करंट डिवीजन में इट इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द रेजिस्टर्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू दियर रेजिस्टेंस वैल्यू। जो हमारा करंट वोल्टेज निकालते थे वो कैसे होता है, रजिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। बट हमारे जो करंट होता है ना वो कैसे होता है, रजिस्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से अपन क्या निकालेंगे, इनकी वैल्यू किसकी, अपने करंट की। ठीक है, हमारे पास दो पैरेलल क्या दे रखे हैं, हमारे पास रजिस्टर R1 और R2। अब R1 के अक्रॉस कितना जा रही है, I1, और R2 के अक्रॉस कितनी करंट जा रही है, अब के अंदर I2 फ्लो हो रही है। ठीक है, अब I2 और I1 की वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, अगर जब हमारे पास जैसे अपन वो पैरेलल सीरीज कंडीशन किसकी ले रही थी, कैपेसिटर की, तो C1 के अक्रॉस निकाल रहे तो ऊपर C2 ले रहे थे, C2 के अक्रॉस निकाल रहे तो ऊपर क्या ले रहे थे, C1 ले रहे थे। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी किसमें, पैरेलल वाले केस, यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल वाले केस में अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लो, अगर अपन को I1 निकालना है तो क्या लेंगे, R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लीकेशन जो भी टोटल अपन करंट दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर I2 निकाल रहे हैं तो I2 क्या हो गया, इसके R2 का अपोज कौन है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लीकेशन किससे, IS से। ठीक है, जो टोटल करंट जो जा रहा है उसके, ये जो फॉर्मूला है मतलब करंट डिवीजन का सेम होगा किसके लिए, इंडक्टर एंड रजिस्टर के लिए। ठीक है, बट ये डिफरेंट होगा किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट।
अगर हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में हमारे को करंट निकालना है, वोल्टेज निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे, C1 का क्रॉस है तो C2 ले रहे थे, C2 का क्रॉस है तो C1 ले रहे थे। बट अगर यहाँ पे ले रहे हैं अपन C1 के अक्रॉस निकाल रहे करंट, तो C1 के अक्रॉस करंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, C1/C1 + C2 मल्टीप्लाई टोटल करंट, ठीक है। और I2 निकालेंगे इसके अक्रॉस, तो I2 C2 गए तो C2/C1 + C2 IS। मतलब ये है कि पैरेलल में के सेम वर्क करता है। कैसे, कैपेसिटर वर्क करता है पैरेलल में एज ए सीरीज कंडीशन इन रजिस्टर इंडक्टर इम्पीडेंस की तरह, बट इन पैरेलल ये करता है, और सीरीज में कैसे करता है, एज ए पैरेलल ऑफ रजिस्टर इंडक्टर की तरह। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आ गया स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। अभी छोटी छोटी बेसिक कंडीशन है जो हम साथ साथ में देखते चलते हैं, और ये चीज़ हमें इंपॉर्टेंट भी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि स्टार अपन को नेटवर्क दे रखा है जिसमें कि R1, R2 एंड R3, ठीक है। R1, R2 एंड R3 ये टी फॉर्म या बाई फॉर्म बोलते हैं। अब इसको हम और ये हमारे पास, ये तो है हमारे पास स्टार नेटवर्क, और ये हमारे पास डेल्टा नेटवर्क। इसको RA, RB और RC, RA, RB, RC, ये डेल्टा फॉर्म, और या इसको पाई फॉर्म भी लिख सकते हैं, उसको टी फॉर्म भी लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना और डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दे रखे 3 ये लाइन है स्टार की, स्टार दे रखी है अपन को, ये R1 दे सकते हैं इसको, या L1 या C1, ठीक है। ये R2, L2 या C2, ये R3, L3 या C3, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है अपन को डेल्टा में, तो डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो इन दोनों के बीच में जो भी लाइन बनेगी, जो भी अपने पास यहाँ पे रजिस्टर इंडक्टर जो भी कुछ भी आएगा, वो क्या हो जाएगा, RA, LA या CA। इन दोनों के बीच में आएगी वो क्या हो जाएगी, RB, LB या CV। इन दोनों के बीच में आएगी वो क्या हो जाएगी, RC, LC एंड CC, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन को RA निकालना है, ये वाला, ठीक है। RA को कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास रजिस्टर है R1 और ये रजिस्टर है R2, ये रजिस्टर है R3, ठीक है। तो क्या लेते हैं, दोनों जो रजिस्टर जो जिनके अक्रॉस निकाल रहे हैं उन दोनों को ऐड कर दो, R1 + R2, एंड दोनों को प्लस ऐड करके और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में, R1 + R2 + R1 R2 अपॉन जो भी थर्ड जो भी अपना रजिस्टर होता है उसको से डिवाइड कर दो। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा RA का, ठीक है। सेम चीज़ ही अपन को किसका निकालेंगे, RB का इन दोनों को ब्रांच के बीच में। तो R1 प्लस कितना है, R2 प्लस R1 R2 को दोनों को मल्टीप्लाई करके कौन सी थर्ड ब्रांच है, R3, तो R3 से डिवाइड कर दिया। सेम 3 RC निकल जाएगा, RC इस ब्रांच में है, तो कितना ही R2 + R3 + R2 R3 अपॉन R1, ठीक है। ये हो गए अपने RA RB RC का वैल्यू। सेम चीज़ हमारे ये जो हमारे पास फॉर्मूला लिया है ना, ये वैलिड सेम एज ए कैसे, इंडक्टर के लिए। अगर हमारे पास इंडक्टर निकालना होता RA, तो RA का इंडक्टर कैसे निकलता है, यहाँ पे LA + L3, जो यहाँ पे LA + L3 + L1 L3 अपॉन R2, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ की तरह ही, ठीक है। यहाँ पे अपन पर L भी निकालना है, तो ये आपका कैसे आएगा, L1 L2 + L1 L2 अपॉन L3, ठीक है। यहाँ पे अगर LC निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, L2 + L3 + L2 L3 अपॉन L1, ठीक है। ये हो गया। ये एक सेम कंडीशन स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा किस में आती है, RA मतलब इंडक्टर और रजिस्टर में सेम वर्क करती है। बट ये बात हम बात कर रहे हैं किसकी, कैपेसिटर की। हमको यहाँ पे निकालना है, ये तो दे रखे C1 C2 C3 दे रखे हैं। अब हमको निकालना CA निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, CA हमारे पास जो अभी तक फॉर्मूला लगाए थे ना RA और LA की, ऐसे नहीं निकलेगा, इसका अलग फॉर्मूला है। उसका अलग फॉर्मूला कैसे है कि दोनों जो ये आपने पर टर्मिनल्स पे CA C1 और C3 दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और तीनों जो भी कैपेसिटर दे रखे हैं उन तीनों कैपेसिटर को जोड़ दो, तो CA C3 अपॉन C1 + C2 + C3। अपन को निकाल रहा है CB निकालना है यहाँ पे, तो CB किसके बीच में निकलेगा इसमें, तो CA मल्टीप्लिकेशन C2 अपॉन C1 + C2 + C3, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे निकल जाएगी CC का, तो ये कितना C2.C3 अपॉन C1 + C2 + C3। अब ये वाली जो कंडीशन है ना, हाँ हमको याद भी रखनी है, और साथ साथ में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो हमें उन चीज़ों को ये इम्प्लाइड होगी जो हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास सारे रजिस्टर बराबर है तो हम कैसे निकाल सकते हैं उनकी वैल्यू, किसकी, स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करने में। अगर ऑल रजिस्टर्स आर इक्वल, अगर ये R1 लिख देंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे R1 प्लस यहाँ पे R1 और R अपॉन R, तो ये कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं और ऑल रेजिस्टर्स या ऑल इंडक्टर्स आर इक्वल, तो कितने आर किसके इक्वल हो जाता है, 3 आर के, ठीक है, सिंपल। और अगर बात कर रहे हैं हम कैपेसिटर की, तो किसके हो जाता है वो स्टार से डेल्टा में जाने में C/3, ठीक है। ये चीज़ है, दो चीज़ याद रखना है। अगर हमारे पास तीनों रेजिस्टर्स इक्वल है और हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 3 गुना हो जाएगा। रेजिस्टर जो भी होगा ना वो 3 गुना हो जाएगा। जब हमको पास कैपेसिटर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/3, तीसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, ये डेल्टा, ये स्टार की जो भी रेजिस्टर देगा वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और अपने पास डेल्टा का आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं, ये तो हमारे पास है स्टार टू डेल्टा। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम डेल्टा टू स्टार, हमको दे रखा है यहाँ पे RA, LA, CA, RB, LB एंड CV, RC, LC एंड CC। अब उनको कन्वर्ट करना है किसमें, R1, L1, C1 में, R2, L2, C2 में, R3, L3, C3 में, ठीक है। अपन को कैसे निकाल सकते हैं, जो अपन पर C का निकाल रहे थे ना अपना स्टार टू डेल्टा में, ऐसे ही यहाँ पे निकलेगा डेल्टा टू स्टार में। तो इसमें कि अगर R1 निकालना है इन दोनों ब्रांच में, ये वाला बनेगा, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, RA RB को, RA RB यहाँ पे बीच में, तो RA RB का मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों ब्रांचों का और तीनों ब्रांचों को ऐड कर दिया। सेम इसमें R2 निकालना है इस वाले में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों ब्रांचों को ऐड कर दिया। R3 ये निकालना है, तो इन दोनों ब्रांचों को मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों ब्रांचों को ऐड कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ हम किस में निकालेंगे, इंडक्टर में। अगर ये चीज़ हमारे बोले कि अगर हमारे रजिस्टर इक्वल है, हमारे रजिस्टर इक्वल है, तब हमारे डेल्टा से स्टार में जाएंगे तो कैसे निकलेगा, तीनों रजिस्टर इक्वल है, पुट कर दिए यहाँ पे R3, तो R क्या हो जाएगा, स्टार, अपने पास जो स्टार है ना डेल्टा के फॉर्म में दे रखा है, तो डेल्टा का 1/3 हो जाएगा स्टार में जाने पे, ठीक है। अब ये चीज़ हम देख रहे हैं किसमें, कि जब हमारे पास अगर ये चीज़ हमारे देखी है किसकी, कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर की यहाँ पे उल्टा वर्क करती है। तो अगर हमको यहाँ पे C1 निकालना है, तो C1 जैसे हमारे पास सीरीज में हम वो स्टार टू डेल्टा में हम निकाल रहे थे ना, वो क्या बोलते हैं, रजिस्टर इंडक्टर की वैल्यू, सेम यहाँ पे निकलेगी वैसे ही इसकी वैल्यू, ठीक है। इसमें कैसे कि ये दो ब्रांचेज है ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर थर्ड ब्रांच जो भी है ना उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि C1 निकालना है यहाँ पे, तो CA ये रहा, CV ये रहा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस CA CV अपॉन CC जो थर्ड ब्रांच दे रही है। अगर C2 की बात कर रही है ये वाले की, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके थर्ड ब्रांच को डिवाइड कर दिया, सेम ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे ये डेल्टा टू स्टार करना है, क्या बोलते हैं, डेल्टा टू स्टार करना है, तो क्या 3 गुना हो जाएगा और वहाँ पे 1/3 हो रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ है जो आप साथ साथ में लिखना, जो खुद करेंगे ना प्रैक्टिस, तो आपको याद भी होगी और चीज़ों को जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इम्प्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो जो एनालिसिस है, जो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे ना उनमें अपन यूज करते हैं, एक तो होता है नोडल एनालिसिस एंड एक होता है मैश एनालिसिस, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम फर्स्ट देख रहे हैं कि जो नोडल एनालिसिस होता है ना, किस पे किसी नोड पे अपन करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितना आउट जा रहा है, कितना इन जा रहा है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब करंट के ऊपर, ठीक है। KCL मतलब कौन सा लॉ फॉलो करता है, KCL का, कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, KCL लॉ को, ठीक है। तो हमारे जो करंट होता है ना, करंट कहाँ से कहाँ किधर की साइड जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सेम चीज़ यहाँ बोली है कि जो अगर इस टाइम पे इक्वेशन ऑफ करंट की निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, बी हायर पोटेंशियल, मतलब जिस साइड से करंट फ्लो होता है तो उस टर्मिनल को हायर पोटेंशियल ही बोलेंगे, और जिस तरफ की जा रहा है वो उसको लोअर पोटेंशियल ही बोलेंगे, ठीक है। तो बी हायर पोटेंशियल माइनस बी लोअर पोटेंशियल अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके चीज़ को यहाँ पे यूज करके देखते हैं हम कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि हमें एक रजिस्टर दे रखा है यहाँ पे कि ये हमारे पास एक रजिस्टर है और हमारा करंट इधर जा रहा है, तो इस बी को हम अपन हायर पोटेंशियल बोलेंगे और जीरो जो ग्राउंड वाला है ना इसको लोअर पोटेंशियल बोलेंगे। तो बी माइनस 0/2 रजिस्टर, ठीक है, ये लिख दिया। इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि किधर से किधर जा रहा है करंट हमारा, इधर से 0 से V की तरफ। तो हमारा हायर पोटेंशियल हमेशा मतलब जो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो करंट किधर से जा रहा है 0 से, तो 0 - V/2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ वाले केस में कैसे देखें, दो टर्मिनल है B1 और B2, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो जिधर की करंट डायरेक्शन होती है उस वाले वोल्टेज को हम क्या मानते हैं, हायर पोटेंशियल मानते हैं या पॉजिटिव मतलब लार्ज वैल्यू वाले मानते हैं। तो B1 - V2/2, ठीक है। अगर इस वाले इधर करंट की डायरेक्शन है तो B2 - V1/2, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाला टर्म, ठीक है। ये हमारी एक लाइन है जिसमें एक करंट फ्लो हो रहा है कितना, 4 एम्पियर, ठीक है, और सेम इसी डायरेक्शन में एक करंट जा रहा है I,
तो ये बताओ किसी भी सेम ब्रांच या सीरीज़ में हमारा करंट कितना होता है, सेम होता है या अलग अलग होता है, सेम होता है। तो इसका ये वाला आई करंट कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो ये वाला करंट, हमारे करंट इधर से आ रहा है और एक करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो इधर से फ्लो हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो करंट क्या हो जाएगा माइनस आई इक्वल टू -4 एम्पियर, ठीक है। अब देख रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस कि करंट हमारा फ्लो हो रहा है कहाँ से जा रहा है, B1 से B2 की तरफ, ठीक है। तो हम कैसे निकल सकते हैं कि बी ऊपर वाले टर्मिनल क्या है वोल्टेज वाली, नीचे क्या होती है रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर कितना है इसमें 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 रजिस्टर है। तो B1 की तरफ से जा रहा है तो B1 को हायर पोटेंशियल मान लिया प्लस और भी माइनस, और हमारा करंट किधर से निकल रहा है इसके माइनस टर्मिनल से, तो -2 हो गया और -B2, ठीक है। तो V1 -V2 -B2 अपॉन 10, ठीक है, ये हो गया अपने पास करंट की वैल्यू। सेम चीज़ अगर बोले कि ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो इस टाइम पे पॉजिटिव क्या है हमारे पास B2, तो B2 इधर कौन से टर्मिनल से करंट निकल रहा है प्लस से, तो प्लस से ऐड करेंगे +2 -B1 अपॉन 10, ठीक है। ये चीज़ सेम चीज़ हमारे पास यहाँ लगा देंगे नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस में कौन सा लॉ यूज़ होता है KCL लॉ, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास एक B1 है, ये B2 है, B2 टर्मिनल, B3 टर्मिनल, V4 टर्मिनल, ठीक है। और इसमें KCL लॉ फॉलो करता है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से भी करंट जा रहा है और दो करंट निकल रहे हैं। तो इसमें कौन सा KCL में क्या है, इनकमिंग जो करंट होता है ना वो किसके करंट के बराबर होता है, आउटगोइंग करंट के, ठीक है। तो इनकमिंग कौन सी है हमारे पास I1 और I2 और आउटगोइंग कौन सी है हमारे पास I3 एंड I4, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इनको पुट कर जो भी हमारा लॉ था ना ये वाला, जैसे कि अब देख रहे कि I अपने पास कौन सा है हमारे पास I1 I2 कौन सा इधर से जा रहा है B2 साइड से B की साइड में जा रहा है, तो V2 -V अपॉन कितना है रजिस्टर है 2, ठीक है। 4 प्लस 4 डायरेक्ट दे रखा है I1 का, तो 4 प्लस B2 -V अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू I3 कितना है B किधर की साइड से आ रहा है B की साइड से आ रहा है, तो B -V3 B और यहाँ पे ये 4 वोल्ट है कितना पॉजिटिव टर्मिनल है, तो B +4 -V3 अपॉन 3, ठीक है। B +4 -V3 अपॉन 3। अब सेम चीज़ यहाँ प्लस को ऐड करेंगे किसको I4 को, I4 कैसे इधर से ऊपर जा रहा है ना B की साइड से, B की साइड से ऊपर जा रहा है, B की साइड से ऊपर जा रहा है, तो B ये प्लस है इधर की साइड, ऊपर माइनस है, तो B -6 -B4 अपॉन कितना रजिस्टर है 2 ये रहा और 1 ये रहा 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा B -6 -B4 अपॉन 2, ठीक है। ये अपने पास इनको सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस कौन से लॉ पे काम वर्क करता है, KCL लॉ और ओम्स लॉ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नोडल की अगर हमको वो निकालनी है इक्वेशंस की नंबर ऑफ द नोड इक्वेशन कितनी है, तो सॉल्व इक्वेशन टू फाइंड नोड वोल्टेज, इनको सबको सॉल्व करके हम नोड की वोल्टेज को निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ नोडल इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ नोड -1, नंबर ऑफ द नोड्स जितने भी नोड्स होंगे ना, और नोड कितने हैं 2 या 2 से अधिक जो कंपोनेंट या एलिमेंट एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं नोड बोलते हैं। तो नंबर ऑफ द नोड -1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द नोडल इक्वेशन निकल जाएगी। नंबर ऑफ द नोडल इक्वेशन इक्वल टू n-1 या नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन क्या हो जाती है इक्वल टू KCL प्लस ओम्स लॉ। KCL और ओम्स लॉ को मिला के क्या मिलती है हमारी नोडल इक्वेशंस, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या है हमारे नोडल इक्वेशंस को सॉल्व करने की, ठीक है, वो देखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड क्या कौन से नोड होते हैं जिन पे 2 से ज़्यादा ब्रांचेस या कंपोनेंट आके मिलते हैं एक पॉइंट पे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोड्स, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना प्रिंसिपल नोड को और सेलेक्ट रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड कौन सा है, जहाँ पे ग्राउंड पे जाके कनेक्ट होने वाला रेफरेंस नोड होता है। तो पहले तो दोनों को आइडेंटिफाई करना, प्रिंसिपल नोड को और रेफरेंस नोड को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास असाइन नोड वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस वोल्टेज, मतलब ये कि किसी भी नोड के रेस्पेक्ट में हमारे इसके रेस्पेक्ट में रेफरेंस नोड को असाइन करना कि कितना वोल्टेज आ रहा है उसके रेस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद राइट KCL इक्वेशन, मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट के, तो वो लिखना है। फोर्थ पॉइंट है व्हाइल राइटिंग KCL इक्वेशन फॉर ए नोड कंसिडर दैट नोड वोल्टेज टू बी एज हायर पोटेंशियल। और नोड वोल्टेज कहाँ किधर से किधर की साइड में होता है, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इन सबको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, नोड का वोल्टेज, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मैश एनालिसिस।
ठीक है। मैश एनालिसिस में क्या है कि मैश इज अ लूप बट डज नॉट कंटेन एनी अनदर लूप। लूप के अंदर कोई लूप नहीं होना चाहिए, बस एक सिंगल लूप होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि यहाँ के अंदर कुछ और भी होता फिर इसको भी कंसिडर करते, नहीं, ये सिंगल लूप आ रहा है ना यहाँ पे, तो लूप मानते हैं बट लूप के अंदर लूप नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये वाली जो है ना, इसमें दो कितने लूप है, दो लूप, एक तो ये लूप हो रहा है, एक ये लूप हो रहा है, एक थर्ड लूप ये हो रहा है। कितने लूप है, दो लूप हो रहा है, और मैश कितनी है, 2 मैसेस है, ये मतलब दो अलग अलग सेपरेट में, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मैश एनालिसिस की कौन कौन से लॉ को फॉलो करता है। एक तो केवीएल लॉ को, जैसे कि नोडल किसको लॉ को फॉलो कर रहा था, केसीएल को, बट कि मैश वाला किसको लॉ को फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को, ठीक है। एंड इसमें केवीएल प्लस ओम्स लॉ को। एंड नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट लूप इक्वेशन, अगर हमको मैश की लूप इक्वेशंस फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ द मैश इक्वल टू बी, ब्रांचेस कितनी है, ब्रांचेस क्या होते हैं, नंबर ऑफ द कंपोनेंट माइनस नंबर ऑफ द नोड्स प्लस 1, ये इसकी इक्वेशंस है। और जबकि नोड की बात करें तो n-1 नोड -1, ठीक है। ये चीज़ है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब दोनों में सिंपल थोड़ा सा डिफरेंट देख लो यहाँ पे कि नोडल एंड मैश एनालिसिस में ये नोड कौन सा लॉ को फॉलो करता है, केसीएल एंड ओम्स लॉ को, जबकि मैश फॉलो करता है केवीएल एंड ओम्स लॉ को। नोडल इक्वेशन की जो नोडल इक्वेशन होती है n-1, जबकि मैश इक्वेशन होती है v-1 + 1, ठीक है। ये कौन कौन से मतलब सर्किट पे यूज होता है, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर दोनों पे यूज कर सकते हैं, बट मैश इक्वेशन को ओनली कहाँ पे यूज करते हैं, प्लेनर सर्किट पे, ठीक है। अब ये वाली जो सीरीज है ना हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।